आपने बच्चों की बात की थी कि चिल्ड्रन पे भी प्लास्टिक सर्जरी की जाती है एक्चुअल में? बिल्कुल। सी आप कॉस्मेटिक सर्जरी कोई भी नहीं एडवाइस करेगा बच्चों में, हाँ। बट प्लास्टिक सर्जरी के कई रोल्स होते हैं। जैसे कई बच्चे होते हैं जिनका कान ही नहीं बना है। बट उनकी स्किन तो बहुत सेंसिटिव होती होगी ना? हाँ जी, स्किन सेंसिटिव होती है, पर प्लास्टिक सर्जरी सॉफ्ट स्किन और सॉफ्ट टिश्यूज को बहुत ही सेंसिटिवली हैंडल करती है। तो जहाँ सर्जरी की रिक्वायरमेंट है और जिस एज में रिक्वायरमेंट है उस एज में की जाती है। कई बच्चों के होते हैं कि जैसे उंगलियां ही फ्यूज्ड हैं, तो उंगलियां अलग करना जरूरी है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो ही रजिस्टर करता है, वो रियलाइज ही नहीं करेगा कि हमारे पास एक एडिशनल उंगली है, वो दो उंगलियों को एक ही समझेगा। अच्छा। तो उस हाथ को उस तरह से वो प्रशिक्षण ही नहीं देगा कि आप हाथ से ये काम करें, हाथ को ऐसे चलाएं। तो किसी का अगर अंगूठा जोड़ा होता है, अंगूठा ही नहीं होता है, तो ब्रेन को कभी पता ही नहीं होता कि हमें अंगूठे का इस्तेमाल किस तरह से करना है। तो इनकी सर्जरी अगर सही उम्र में की जाए, 1 से 2 साल के बीच में की जाए, तभी वो चीज़ कामयाब होती है। आप एक वेल ग्रोन एडल्ट मैन को अगर नया अंगूठा दे देंगे तो वो शायद उस अंगूठे को बस दिखाएगा, उसका इस्तेमाल नहीं करना सीख पाएगा। क्योंकि अगर बचपन से वो चीज़ें हम बच्चों में इनबिल्ट करते हैं तो ही वो जाके बड़े होके उसको यूजफुल कर सकते हैं। बिल्कुल। ऑल्सो सर, आपके पास किस तरह के पेशेंट ज्यादा आते हैं? किस प्रॉब्लम से रिलेटेड प्लास्टिक सर्जरीज कराने के लिए आपके पास ज्यादा आते हैं? देखिए, प्लास्टिक सर्जरी में जो भी वुंड्स होते हैं बेसिकली सबसे ज़्यादा आई थिंक अभी भी फुटफॉल, अनलेस की कोई स्पेशलिटी प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक है, जैसे कोई हैंड क्लिनिक है या कोई ब्रेस्ट क्लिनिक है या कोई कॉस्मेटिक क्लिनिक है, जो भी जनरल प्लास्टिक में जो आते हैं वो बेसिक किसी भी तरह के घाव में आते हैं, चाहे वो घाव चोट की वजह से बने हों, चाहे डायबिटीज़ की वजह से फुट में घाव बने हों, चाहे वो इन्फेक्शन की वजह से बने हों, चाहे वो किसी सर्जरी के बाद किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से घाव बने हों। तो उन सब के लिए ही लोग ज़्यादा आते हैं। और ऑफ कोर्स जो ताज़ा इंजरी होती हैं, जैसे हैंड की इंजरीज होती हैं जिसमें टिश्यू हैंडलिंग बहुत सेंसिटिव होनी चाहिए, फेस की इंजरीज होती हैं, बर्न की इंजरीज होती हैं, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा आती हैं। बर्न इंजरीज पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं? अगर पूरी तरह से का मतलब है कि स्कारलेस इंजरी, तो स्पेसिफिकली जो बहुत ही सुपरफिशियल बर्न्स होते हैं जिनको हम ग्रेड 1 बर्न्स कहते हैं। बाहरी देशों में ग्रेड 1 बर्न्स एक्चुअली उनको बीच पे बैठने से भी हो जाता है। तो उस लेवल के बर्न्स 100% तो नहीं, पर 99.9% स्कारलेस हील होते हैं। बर्न अगर उससे ज़्यादा हो तो ऑलमोस्ट नो स्कारिंग होती है। मैंने अपने प्रैक्टिस में ऐसा कोई पेशेंट नहीं देखा जो उस ग्रेड के बर्न्स पे, जो नेक्स्ट ग्रेड ऑफ बर्न्स पे स्कारिंग की वजह से परेशान है। और उसके आगे वाला बर्न हो तो कुछ ना कुछ स्कार या टेक्सचर में इरेगुलरिटी आमतौर पे छोड़ जाता है। बट अगेन ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, कई लोग उससे बहुत ही निराश होते हैं, हताश होते हैं, कई लोग के लिए वो परफेक्ट रिजल्ट होता है, ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं। सर, बर्न्स का भी आई थिंक अलग अलग तरीके से बर्न्स हो सकता है, मे बी फायर से भी बर्न हो सकता है, आप एसिड से भी बर्न हो सकता है, इसमें कुछ डिफरेंस होता है जब आप ट्रीट करते हो? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा किया सवाल पूछा। मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि बर्न्स जो हम सोचते हैं कि हमेशा गर्म चीज़ से हो रहा है, पर गर्म चीज़ भी ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी से बर्न होता है, इलेक्ट्रोक्यूशन से बर्न होता है, केमिकल इंजरी से बर्न होता है। बाहर के देशों में अगेन कुछ इंसिडेंसेस होते हैं कि इवन लाइटनिंग से बर्न हो गया। इलेक्ट्रिक करंट से भी बर्न होता है ना? हाँ जी, बिल्कुल। जिसको इलेक्ट्रोक्यूशन कहते हैं। और एक्चुअली इलेक्ट्रिक बर्न में ये भी बात मैं जनता तक पहुंचा दूं कि छोटी से छोटी इलेक्ट्रिकल बर्न इंजरी जितनी कम दिखती है वो उससे काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक कहते हैं ना आइसबर्ग, सबने सुना होगा कि जितना ऊपर दिखता है उससे ज़्यादा गहरा होता है। हाँ। तो इलेक्ट्रिसिटी भी क्योंकि हमारे अंदर से ज़्यादा ट्रैवल करती है रादर देन द स्किन, तो उसके स्किन पे तो आपको एक छोटा सा एंट्री वुंड दिखता है और जहां से इलेक्ट्रिसिटी आपकी बॉडी से निकली वहां पे एग्जिट वुंड दिखता है, पर बीच में काफी डैमेज हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी। तो उसको आप कैसे ट्रीट करते हो, किस तरह से सर्जरी करते हो उसकी आप? देखिए, उसमें सबसे पहले होते हैं कि बर्न से जो भी बॉडी के टिश्यूज अफेक्ट हो चुके हैं, जो एक इरिवर्सिबल, जिनको बचाया नहीं जा सकता, उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, पहली बात तो है उनको बॉडी से निकालना सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो इन्फेक्शन पैदा करेंगे और वो इन्फेक्शन की वजह से और टिश्यू डैमेज होगा और फिर अल्टीमेटली संक्रमण हो सकता है, जिसको हम कहते हैं सेप्सिस, कि इन्फेक्शन ब्लड स्ट्रीम में आ गया, पूरी बॉडी में पहुंच गया और इस वजह से पेशेंट की जान को भी खतरा हो सकता है।
तो सबसे पहले हमारी कोशिश होती है कि जो भी डेड टिश्यू हो चुका है, जिसको बचाया नहीं जा सकता, उनको हटाया जाए, एक बार बॉडी को इन्फेक्शन फ्री रखा जाए। कुछ और भी चीज़ें करनी पड़ जाती हैं हमें कभी कभार सूजन आ जाती है बर्न की वजह से, स्पेशली इलेक्ट्रिक बर्न में इतनी रैपिड सूजन आती है कि वो आसपास की जो खून की नलियां हैं उनको दबा देती हैं। तो उस चक्कर में अगर हमारे हाथ में या हमारे पैर में खून ही नहीं जाएगा तो पूरा पैर भी काला पड़ सकता है। तो वो स्वेलिंग को हमें रिलीव करना भी इनिशियली बहुत कहते हैं ना अर्जेंट बेसिस पे हम वो रिलीव करते हैं। ये कुछ चीज़ें जो अर्जेंटली की जाती हैं। एक बार हमारे बॉडी इन्फेक्शन फ्री हो गई, फिर जो डैमेज है उसको रिकवर कैसे करना है। जैसे स्किन डैमेज है तो स्किन पे क्या सब्स्टिट्यूट लगाना है, स्किन को कैसे हमें कवर देना है, और स्किन के साथ अगर नीचे भी कुछ डैमेज हो गया है, मांसपेशी, नस या कोई रस्सी डैमेज हो गई, तो उसको भी बाद में कैसे बनाना है। तो ये मल्टी स्टेप प्रोसीजर की तरह इसको बनाया जाता है ताकि हाथ और या जो भी आपका बॉडी का जो भी अंग डैमेज हुआ है उसमें फंक्शनल और कॉस्मेटिक मोर और लेस जो आपका बर्न इंजरी से पहले अपीयरेंस और फंक्शन था उसको रिस्टोर किया जा सके। सर जैसे अभी आपने बताया कि किन किन कंडीशंस में प्लास्टिक सर्जरीज कराई जाती हैं और किस किस बर्न्स में आप क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हैं। आई वांट टू नो, बहुत से लोग आजकल ना टैटूज भी कराते हैं, तो टैटूज को रिमूव कराने के लिए भी प्लास्टिक सर्जरीज कराई जाती हैं? यस, बिल्कुल प्लास्टिक सर्जरी कराई जाती है, बट डिपेंड करता है आपका टैटू किस शेप में है, किस कलर में है, किस जगह पे है। तो उस हिसाब से ये देखा जाता है कि इसमें बेस्ट रिजल्ट किसका मिलेगा। सर्जिकल रिजल्ट, सर्जरी अगर सर्जिकल रिजल्ट तो किस तरह से सर्जरी वो की जाए, और तीसरी बात यह है कि इसमें सर्जिकल रिजल्ट से अगर वो डिज़ायर्ड आउटकम नहीं आने वाला तो क्या इसमें लेजर्स किया जाए। तो लेजर्स का एक्चुअली टैटू रिमूवल में अच्छा रिजल्ट है, काफ़ी अच्छा रोल है और रिजल्ट है, क्योंकि लेज़र एक आपको सर्जरी का अल्टरनेटिव दे देता है और वो रिपीटेड करा सकते हो, और उसके बाद भी सर्जिकल ऑप्शन तो ओपन है ही आपके पास। कलर्स का भी क्या कुछ इफेक्ट पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल। जो टैटू जिस कलर्स के होते हैं, जो लेज़र की वेवलेंथ होती है वो उसके अनुसार हमें मॉडिफाई करनी पड़ती है ताकि वो उस कलर पे इफेक्ट कर पाए, क्योंकि लेज़र का भी जो जिस तरह से वो एक्ट करती है वो कलर को सेंस करके वो वाला टिश्यू डैमेज करती है। तो इसीलिए लेज़र को भी उसके अनुसार हमें एडजस्ट या मॉडिफाई करना पड़ता है, या उसी प्रकार की लेज़र हमें लेनी पड़ती है। कितना टाइम लगता है इस प्रोसेस में? देखिए, लेज़र के में सेशंस में एक सेशन में रिजल्ट कभी भी आपको जितना मिल सकता है, जितनी लेज़र की क्षमता है वो एक सेशन में नहीं दे पाएगी, और उतना सेफ भी नहीं होता। तो इसमें मल्टीपल सेशंस कराने पड़ जाते हैं, किसी को 4, किसी को 6। जब तक वो डिज़ायर्ड आउटकम से सेटिस्फाइड हो तब तक वो करा सकता है, और जब तक लेज़र उसमें एक असर चेंजेस दे रही है, क्योंकि इनिशियली चेंज ज़्यादा मिलेगा, जैसे बाद में और कराते जाएंगे तो जो जितना चेंज आता है वो थोड़ा सा कम होता जाता है। तो इसमें जजमेंट इस बेसिस पे होता है। ओके। एक्सीडेंट्स के बाद बहुत से लोगों का हाथ का मोशन चला जाता है या पैर का मोशन चला जाता है, उसको भी प्लास्टिक सर्जरी से ट्रीट किया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा टॉपिक है ये एक्चुअली। एक्सीडेंट के बाद जिनको कभी कभार बहुत ही हाई एनर्जी से एक्सीडेंट हुआ होता है, जैसे कोई ऊपर से गिर गया या लटक गया या जिसका हाथ वाथ खिंच गया, तो उसमें क्या होता है, कई बार हमें दिखता है कि भाई कोई भारी घाव तो नहीं है, पर अंदर की नसें इस तरह से खिंच गई हैं कि वो हमारी जो स्पाइनल कॉलम होती है, जहाँ से सारी नसें आती हैं, वहीं से ही हिल गई हैं। और कभी कभार वो बीच में से ही टूट गई हैं। और नस टूटने का मतलब ये होता है कि ना तो हाथ में कुछ सेंसेशन रहता है, ना ही हाथ का कोई मूवमेंट होता है। तो कई लोग पूरा हाथ उनका बॉडी से सिर्फ लटका होता है, और ये बहुत ही अफसोसजनक एपिसोड होता है। पेशेंट की पूरी लाइफ, स्पेशली अगर वो उसका स्ट्रॉन्ग हैंड हो, तो पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, और इसके साथ उनको दर्द भी हो सकता है आजीवन। तो इनका भी ट्रीटमेंट प्लास्टिक सर्जरी से और प्लास्टिक सर्जिकल टेक्निक से किया जा सकता है। बॉडी की कुछ दूसरी नसें जिनको एक तरह से कह लो कि कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, कि बॉडी की दूसरी जगह से कुछ नसें इस जगह ट्रांसफ़र की जा सकती हैं, कुछ मांसपेशियां आपस में इधर से हटा करके उधर लगाई जा सकती हैं, ताकि जो इसेंशियल मोशन है उस हाथ का, या जो हाथ में इसेंशियल बेसिक चाहिए कि हमें भाई हाथ कोनी से ऊपर तक जाना चाहिए, खाने के लिए जाना चाहिए, हाथ में हमें कुछ तरह का फिंगर मूवमेंट चाहिए या शोल्डर लटका हुआ नहीं चाहिए, उसमें काफ़ी सुधार किया जा सकता है। और ये कितना टाइम लगता है हीलिंग प्रोसेस में?
किसी भी प्लास्टिक सर्जरी में हीलिंग, सर्जरी के बाद हीलिंग प्रोसेस में लगभग 3 हफ्ता, कभी कभार 1 हफ्ता कम या ज़्यादा हो सकता है, इतना लगता है। पर स्पेशली अगर नसों की सर्जरी की बात की जाए तो जब हम नसें रिपेयर करते हैं तो नस में फिर करंट पैदा होना शुरू होता है, तो उसको साल 1.5 साल भी लग जाता है करंट को अपने निर्धारित टारगेट तक पहुंचने के लिए। ओके। तो नस की सर्जरी में रिकवरी टाइम बहुत प्रोलॉन्ग्ड होता है, बट ये नहीं कि रिकवरी टाइम में कि आप अस्पताल में पड़े हो या आप घर पे बिस्तर पे पड़े हो, आप आपकी लाइफ रूटीन चल रही होती है, आपको रेगुलर फॉलोअप्स, थेरेपी और जो भी आपका विशेषज्ञ बताए उस हिसाब से आपको प्रिकॉशंस लेने होते हैं और बाकी टाइम से ही वो रिकवरी होती है। ओके, फिजियोथेरेपी काम आती है ऐसी कंडीशन बिल्कुल में? बिल्कुल। मैं स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं कि हैंड सर्जरी में फिजियोथेरेपी का बहुत ज़्यादा रोल है। हैंड और पैर में यही बहुत बेसिक डिफरेंस है कि पैर में हमें चाहिए होती स्टेबिलिटी, स्टर्डीनेस, और हाथ में चाहिए होती लचक, मूवमेंट, कितना फाइन काम कर सकते। एक सर्जन के नाते मैं बता सकता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाथ की इंजरी में जितना इम्पोर्टेंट या ना इम्पोर्टेंट सर्जिकल डिसीजन है, उतना ही पेशेंट को कंप्लायंट होना फिजियोथेरेपी से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बेस्ट ऑफ द सर्जरी के आउटकम रुइन हो जाते हैं अगर सही ढंग से फिजियोथेरेपी नहीं हुई हो। सो फर्ज के तौर पे जिन लोगों को कहते हैं ना लर्निंग प्रॉब्लम है, जो मैं बता रहा हूँ वो शायद समझ नहीं पा रहे हैं, या उनकी कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम है कि वो इतना फिजियोथेरेपी सेशंस नहीं ले पाएंगे, तो कई केसेस में उनको मैं सर्जरी सजेस्ट भी नहीं करता, क्योंकि मुझे ये लगता है कि इसको सर्जरी से बेनिफिट नहीं होगा, या जो भी मैं बेनिफिट देना चाह रहा हूँ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फिजियोथेरेपी वो अचीव नहीं कर पाएंगे, तो उनको इस प्रोसेस से जाने के लिए मैं सजेस्ट नहीं भी करूँगा। ओके, इवन if आपने प्लास्टिक सर्जरीज कराई है, आपको फिजियोथेरेपी लेना जरूरी है इन कंडीशन में, स्पेशली किसी कंडीशन में। अगेन ये फिजियोथेरेपी यूजुअली लोग बहुत अंडरमाइन कर जाते हैं। लोग सर्जरी के बाद बोलते हैं क्या दवाइयाँ लेनी है। सर्जरी में दवाइयों का रोल नहीं होता। सर्जरी के बाद जो डॉक्टर बोले कि आपको जिस तरह से मसाज करना है, जो प्रिकॉशंस लेने हैं, किसी तरह से फिजियोथेरेपी करानी, उसका बेहद इंपॉर्टेंट रोल होता है। दवाइयों का रोल सिर्फ सपोर्टिव होता है, सिर्फ सिम्टोमेटिक होता है। आप देते हो मेडिसिन्स? मैं यूजुअली सर्जरी के बाद सिर्फ और सिर्फ पेन रिलीफ के लिए मेडिकेशन देता हूँ। और पेन रिलीफ की मेडिकेशंस भी इसलिए देते हैं कई बार कि हमें एक्सपेक्टेड है कि इसके बाद बहुत ज़्यादा पेन होगा, अनकंफर्टेबल होगा, और कई बार इसलिए देता हूँ कि पेन के चलते पेशेंट अगर मूवमेंट नहीं करेगा तो मेरी सर्जरी का तो सारा आउटकम ज़ीरो हो जाएगा। तो कभी कभार मैं उनको इवन जब फॉलोअप में बुलाता हूँ तो मैं उनके खुद मूवमेंट्स चेक करता हूँ, वो मूवमेंट्स मेजर भी किए जाते हैं, स्पेशल हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और कभी कभार उनको सुन करके, अगर वो पेन की वजह से नहीं मूवमेंट करे तो सुन करके उनको मूवमेंट के लिए इनकरेज किया जाता है। तो ये हैंड सर्जरी के बारे में, इसको जनरल प्लास्टिक सर्जरी में ना आप मिलाएं, पर किसी सिचुएशंस में जैसे हैंड सर्जरी में बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ पे मूवमेंट ज्यादा होता है। एग्जैक्टली, मूवमेंट ही है हैंड में सब चीजें। घाव तो भरना एक अलग चीज है, पर अगर आपकी उंगली अगर मुड़ ही नहीं पा रही है तो आपको उंगली न्यूसेंस हो जाएगी आपकी पूरे लाइफ। वो उंगली आपके पॉकेट में फंस जाएगी, उंगली आपकी छोटी जगहों पे नहीं जा पाएगी, उंगली से आप कुछ उठा नहीं पाओगे। बिल्कुल। कई लोग तो ये भी आके बोलते हैं कि उंगली हटा दो। अच्छा। क्योंकि उंगली बस खड़ी रहती है और कुछ नहीं करती है, ना मैं इसे कुछ पकड़ पाता हूँ, ना मेरे हाथ के बीच में बाधा बन जाती है वो उंगली। तो ये पूरा प्रोसीजर पेनफुल होता है क्या? प्लास्टिक सर्जरी का प्रोसीजर? नहीं, कोई भी सर्जरी होती है तो वो पेशेंट को अनकंफर्टेबल करके नहीं होती। जो कुछ सर्जरी होती है जिसमें सारी सर्जरी में एनेस्थीसिया दिया जाता है। किसी में पूरी बॉडी को एनेस्थेटाइज करना होता है, किसी में लोकल एरिया को करना होता है। तो सबके अपने वो होते हैं टाइप, जो सर्जरी करा रहे हो उस हिसाब से आपको एनेस्थेटाइज किया जाता है। सर, आपने बच्चों की डिफॉर्मिटीज़ की भी बात की थी कि बचपन से उनकी उंगलियां चिपकी होती हैं या फिर उनके कुछ बॉडी के पार्ट्स प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाते हैं, उनको कैसे ट्रीट करते हैं प्लास्टिक सर्जरी से? फर्ज के तौर पे अगर उंगलियां चिपकी हों तो उंगलियों को प्लास्टिक सर्जरिकल तरीके से पहले अलग किया जाता है। और जो बीच की उनकी स्किन है, जो जिनकी भी उंगलियां चिपकी होती है, सीधी सी बात है कि उन जो 2 उंगलियों के बीच की जो स्किन है वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो उस जगह पे स्किन लगाने के लिए बॉडी के दूसरे पार्ट से स्किन लेके लगाई जाती है।
ओके, मोस्टली किस पार्ट से ली जाती है skin? मोस्टली ऐसे एरिया से ली जाती है कि जिसका स्कार विजिबल ना हो, जैसे जहाँ पे हमारे नेचुरल Thighs. स्किन, थाइज, ग्रॉइन्स वाले एरिया, जहाँ पे हमारी जैसे कोनी का फोल्ड होता है, नेचुरल स्किन फोल्ड होता है, वहाँ से ली जाती है। और इन सर्जरीज में खासकर ध्यान ये रखना होता है कि जो हमारा वेब स्पेस है वो बहुत अच्छे से बने, क्योंकि उंगली अलग करने का बेसिक रीज़न ये है कि हमें वेब स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि जो उंगली में जो नसें हैं, क्योंकि उंगली जुड़ी हुई है तो हो सकता है कि उनकी नसें भी आपस में चिपकी हों या एक तरफ एक नस कम हो, तो उस नस को भी बहुत ही फाइन प्रिसीजन के तरीके से दोनों उंगलियों में बराबर विभाजित किया जाता है या उनको अलग किया जाता है। तो यहाँ पे कलर भी मैच होता है बिल्कुल स्किन का कलर बिल्कुल मैच होता है, पर जो एरिया, जो पार्ट्स में हमें दूसरी जगह से स्किन लेके लगानी होती है उनका कलर मैच फिर भी हो जाए, पर उनका टेक्सचर मैच नहीं होता है। मतलब यू कैन फील कि यहाँ पे कुछ प्लास्टिक सर्जरी टाइप का हुआ है। हाँ, पर अगेन ये सब चीज़ें होती हैं कि आप क्या अचीव करना चाहते हो। आपको हैंड में फंक्शन और बेसिकली आपका हैंड की अबिलिटी चाहिए आपको, तो उस केस में यही प्रोसीजर बेस्ट होता है। ओके, अगर आपको फंक्शनल पर्सपेक्टिव से देखिए तो कलर एंड एवरीथिंग टच इतना मैटर नहीं करता है, टेक्सचर एक्चुअली बिल्कुल मैटर नहीं करता है। और जहाँ पे हमें वेब स्पेस में, जहाँ पे हमें बेसिकली टेक्सचर और सेंसिटिविटी चाहिए होती है, वहाँ पे रहती भी है और इसके आउटकम्स बहुत बढ़िया होते हैं, अच्छे होते हैं।